गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आप सबको जैसा पता है कि हमारी 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय हमारी बुक है और हम लोग उसी के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 6 आपका देखेंगे, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका 5th है, बाजार आपका संतुलन, हम लोग उसको देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा चैप्टर नंबर 5th का, हम लोग उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट किया हमने। आपका पूर्ति और जो आपका डिमांड है, डिमांड और सप्लाई का हर कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, हर आयाम हर स्थिति को हमने देखा। उन सब के अंतर्गत हम लोगों ने किस प्रकार से आपके बाजार में डिमांड और सप्लाई की पूर्ति होती है, उस दिशा में क्या उसके पैरामीटर हैं, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके ग्राफ स्थिति है, उन सबको हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से बखूबी देखा, पहचाना, पढ़ा और जाना। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 आपका प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 तक अपना कोर्स को बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कर लिया होगा और पढ़ाई को बहुत अच्छे से अपनी जारी रख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 6 हम लोग आपका चलेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। चैप्टर हम लोग देखते चलेंगे और हम लोग आपका नोट बोर्ड पर हम लोग चैप्टर को थ्योरी के अनुसार उनको लिखता चलेंगे, ताकि हम लोगों को परीक्षा की तरफ फॉर्मेट हमको पता चल जाए। दूसरा तरीका यह है कि मैं बुक को एक्सप्लेन करूं, उससे अच्छा है कि मैं आपको थ्योरिकल चीजें पढ़ाऊं, आपको इतना लंबा ना पढ़ाकर मैं आपको पॉइंट आउट जो आपकी चीजें हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से मैं आपको तैयारी कराऊं। मेरी ऐसी आपका कोशिश है। बाकी किसी बच्चे का कोई आपका सजेशन है, कोई चीज पूछना चाहता है, किसी प्रकार का डाउट है, तो कृपया लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बच्चों पहुंचा सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं, हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका देखने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 के तहत ही हम लोग बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी नई चीजों को जानने का मौका मिलेगा। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आपके समक्ष है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। देखिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब आप समझे हैं कॉम्पिटेटिव, और रहित बाजार यानी कि बिना कंपटीशन का बाजार। भाई हम लोग तो पहले प्रतिस्पर्धा को पढ़ रहे थे। भाई बाजार में क्या होता है? कंपटीशन होता है, तभी चीजों का रेट, वैल्यू, सारी चीजें उनके अनुसार ही आपका डिसाइड होती हैं। सारी चीजें हम लोगों को आपको पता चलती हैं। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तभी तो हम लोग ये सारी चीजें हम लोग जान पाते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग आपका प्रारंभ करते हैं, फिर हम लोग नोट बोर्ड की तरफ चलेंगे, फिर इसके जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखने हैं, उनको हम लिखेंगे। फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, उनको समझते, पढ़ते, लिखते चलेंगे। देखिए, हमें याद है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का निर्माण एक बाजार की संरचना के रूप में किया गया। बिल्कुल, किसकी संरचना के रूप में कर रहे थे हम लोग? जो आपकी बाजार की जो आपकी संरचना थी, उसके रूप में हम लोग आपका बच्चों कर रहे थे, जहां उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत आपके स्वीकार्य थे। अध्याय 4 में ऐसी परिस्थिति में फर्म के व्यवहार का वर्णन किया गया। हमने विचार किया कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का संचार ऐसे बाजार दृश्य से होती है जहां निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है। कौन सी शर्तों को? निम्नलिखित कुछ ऐसी कंडीशन है जिनको हम लोग आपका पूरा करेंगे तो हमको पता लगेगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा आपका बाजार है, ऐसा उसका संरचना है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। आगे देखिएगा, जहां फर्म और वस्तु के उपभोक्ता की बड़ी संख्या विद्यमान रहती है, सभी फर्मों के सम्मिलित कुल निर्गत की कुल मात्रा में प्रत्येक फर्म द्वारा विक्रय की गई निर्गत की मात्रा आपका नगण्य होती है, अर्थात बहुत कम होती है। तथा इसी प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा दी गई खरीद मात्रा सम्मिलित के रूप में सभी उपभोक्ता द्वारा की गई मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। वस्तु का उत्पादन करने अथवा उसे मंद कर रोकने देने के लिए फर्म स्वतंत्र होती हैं, अर्थात प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। क्या होता है? आपका स्वतंत्र एवं बहिर्गमन होता है। किसी उद्योग में प्रत्येक फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत तथा अन्य फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, और किसी अन्य उद्योग का निर्माण इस महानिर्गत का स्थापन नहीं हो सकता, और उपभोक्ता और फर्म दोनों को निर्गत और आगत की उनकी कीमती को पूर्ण जानकारी होती है। क्या होती है? आपकी पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, इस अध्याय में हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिनमें एक से या एक से अधिक आपकी शर्त पूरी नहीं होती।
देखिए मेनली क्या है, जो हम इस चैप्टर को देखें, क्या देखेंगे, उन सारी कंडीशन पर हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जिनमें क्या होता है, जहां पर इनमें एक या एक से अधिक जो आपकी शर्त है वो आपके पूरी नहीं होती है। इस अध्याय में हम उन स्थितियों के विषय में भी चर्चा करेंगे जहां इनमें से कोई एक अथवा अधिक शर्त पूरी नहीं होती हो। क्लियर है? पहला ये देखेंगे। दूसरा इसमें कंडीशन है, यह मान्यता है कि कुछ छोड़ दिया जाए और फर्म के लिए बाजार में प्रवेश कराने में कठिनाई हो जाती है। किसी चीज को हम छोड़ दें तो बाजार में कोई चीज कैसे प्रवेश करती, क्या समस्या आती है, उनको देख सकते हैं। अधिक फर्म ना हो, विषम परिस्थितियों में बाजार में से एक फर्म हो सकती है। बाजार में जिसमें एक फर्म होती है तथा विक्रेता अधिक होता है, एकाधिकार कहलाता है। वह बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है, अल्पाधिकार कहलाता है। मान्यता थर्ड को छोड़ने पर मान्यता फर्स्ट में भी छूट दी जाती है। इस भांति इस मान्यता को छोड़कर, देखिए सारी चीजें हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, हम इनको स्मरणीय जो बिंदु मैं आपको लिखवाता हूं उनको पढ़ेंगे, फिर हम बाजार में सामान्य जो एक अधिकार है उसको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको देखेंगे। क्लियर है बच्चों? इतना आपको ध्यान रहना चाहिए सारे लेक्चर के अंतर्गत। चलिए चलते हैं सबसे पहले, और ध्यान रखिए कुछ आपके हम क्या करते हैं, स्मरणीय जो आपके बिंदु हैं जिनको हमें याद रखना है, उन बिंदुओं को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि हमें किन चीजों को सबसे ज्यादा अपने लेक्चर के अंतर्गत उनका ध्यान हम लोगों को रखना है। क्लियर है? सबसे पहले देखिए, एक आम आदमी, क्या है, एक आम आदमी के लिए बाजार का तात्पर्य है जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। क्रय और विक्रय होता है। ध्यान दीजिए, कहां होता है भाई? एक आम आदमी के लिए बाजार का तात्पर्य क्या है? वो क्या कहेगा, बाजार क्या है? जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। बाजार तो उनके हिसाब से यही है। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे इसी के अंतर्गत, अर्थात में करके भी हम लोग इसको आपका देख सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं कि अर्थात वह स्थान जहां लोग एकत्र या एकत्रित होकर वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुओं को खरीद या बेच करते हैं। भाई बाजार उनके लिए यही तो है कि हम क्या करते हैं बाजार से, कि हम वस्तुओं को किसी स्थान पर पहुंचते हैं, वहां वस्तु को लेते बेचते और खरीदते हैं। यही तो है बाजार बच्चों। क्लियर है? ये क्या है आपका? ये आपका बाजार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय उस सम या समस्त क्षेत्र से होता है,
जहां किसी वस्तु के विक्रेता क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्र रूप में संपर्क में आते हैं। क्या करते हैं आपका? संपर्क में आते हैं। और जहां वस्तु की कीमत सुगमता व शीघ्रता से समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें बच्चों एक चीज पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में बाजार का क्या अभिप्राय है? उस समझ क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु को क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्र रूप से संपर्क में आते हैं और जहां पर वस्तु की कीमत सुगमता और शीघ्रता से समान होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार हम उसे बाजार कहते हैं। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा आप लोग ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक आपका पॉइंट है, बाजार के मुख्य तत्व। मुख्य कह लीजिए, आप उन्हें प्रमुख कह लीजिए। मुख्य तत्व, और वो क्या है? अब आपके इस प्रकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, वस्तु जिसे बेचा और खरीदा जाए। बेचा और खरीदा जाए। तीसरा, क्रेताओं और विक्रेता के बीच में बीच का स्वतंत्र संबंध को देख लेते हैं, क्योंकि जो तंत्र है वो आपका स्वतंत्र ही संपर्क होता है। स्वतंत्र क्या हो? आपका संपर्क हो। किसमें? क्रेता और विक्रेता के बीच में। ये बाजार के कुछ ऐसे मुख्य तत्व हैं, जैसे वस्तु जिसमें बेचा खरीदा जाए। क्लियर है? बाजार में ये चीजें होती है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है कि भाई बाजार में कोई वस्तु को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो क्रेता और विक्रेता होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपका क्रेता और जो विक्रेता होता है वो स्वतंत्र रूप से खरीदता और बेचता है। फिर है आपका कीमत एक होने की प्रवृत्ति। कीमत एक होने की प्रवृत्ति कि बाजार में क्या हो कि जो कीमत हो वो एक होना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति को एक होना चाहिए, तब हम लोग मान सकते हैं कि बाजार है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसी में, ये तो हम जनरल पढ़ रहे हैं कि अभी बाजार के मुख्य तत्व क्या हैं। ये प्रश्न जो है आपके, जो लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसमें आने के जो है बच्चों सबसे ज्यादा आपके चांस होते हैं कि बाजार के मुख्य तत्व क्या हैं। बाजार क्या कहते हैं बच्चों? बाजार में ध्यान रखिए, जिसमें बेचा और खरीदा जाए,
पहला क्रेता और विक्रेता के बीच में आपका स्वतंत्र संपर्क हो, कीमत होने पर या उनकी क्या हो, कीमत एक होने की उनकी प्रवृत्ति हो, इनको हम लोगों को आपका ध्यान रखना होता है। अगला इसी में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, और ऐसी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। बाजार संरचना, बाजार संरचना के निर्धारक कारक कैसे हैं, आपके निर्धारक कारक हैं। चलिए, इन निर्धारक कारक में हम लोगों को कुछ आपका देखना है कि कौन कौन से निर्धारक कारक हैं आपके। उनमें सबसे पहले आप देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं इसी फॉर्मेट में जो है बच्चों आप लोग लिखते चलिए। सबसे पहले देखिए, क्रेता, क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप क्रेता और विक्रेताओं की संख्या में देखिए, इसमें क्या होगा, यह है बहुत अधिक है, और कैसी है, यह है, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अधिक है। कैसी है, बहुत अधिक है, या आप लिख सकते हैं अधिक है, ध्यान रहेगा। इसी में लिखिए, कम है या केवल कम है, या केवल क्या है आपका, कम है। इतना हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए क्रेता और विक्रेताओं की संख्या, तो कह रहे या तो बहुत अधिक है, या बस अधिक है, या कम है, या केवल कम है। ये बाजार के निर्धारक कारकों की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी में बच्चों अगला देखिएगा तुम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वस्तु की प्रवृत्ति, वस्तु की प्रवृत्ति। अब कैसी है वस्तु की, अगर हम लोग बात करें तो आपका प्रवृत्ति की, तो देखिए, वस्तु समरूप, या विभेदीकृत है, समरूप है और क्या है, वस्तु विभेदीकृत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, इसी में है वस्तुओं और संसाधनों, वस्तुओं और संसाधनों की गतिशीलता, ध्यान रखना है, वस्तुओं और संसाधनों की गतिशीलता, इसी के अंदर। और इसमें क्या है आपका गतिशीलता के अंदर, ध्यान रखिए, इसमें है आपका वस्तुओं और संसाधन गतिशील है या स्थिर है। कैसे हैं, या तो संसाधन आपके स्थिर हैं, या संसाधन क्या है आपके गतिशील है। और लास्ट वाली लाइन है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रवेश तथा
बहिर्गमन, प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता क्या है बच्चों? प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें है क्या? प्रवेश एवं, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? बाजार की। तो हम लोग आपका बात ही कर रहे हैं। तो बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन प्रवेश तथा बहिर्गमन, या कहेंगे इसमें प्रवेश ही होता है, इसका मतलब प्रवेश तथा एक मिनट रुकिए बच्चों, इसमें लिखा है बाजार में निर्बंध प्रवेश तथा बहिर्गमन पर रोक टोक, ये ध्यान दें, पर रोक और आपका टोक, इतना आपको ध्यान रखना कि बहिर्गमन पर आपकी रोक टोक है। तो आप इसके अंतर्गत बाजार के जो मुख्य तत्व हैं, बाजार क्या है, उस सारी चीजों को, उस सारी प्रणाली को, बच्चों जैसा आपको पता है कि हमने आपका लेक्चर को पूरा आपका देखा और इसमें हम लोगों ने बाजार के जो संबंधित आपकी चीजें हैं उनको हम लोगों ने आपका पूरा पढ़ लिया। और साथ ही में देखिए इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बाजार क्या है, बाजार की स्थिति कैसी है, हमारे रूप में जो आपके व्यक्तिगत रूप में बाजार क्या है, अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार क्या है, उन सब चीजों को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ा, देखा और जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों जो बाजार के सारे आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर था तो हमारी स्पीड थोड़ी आपकी कम रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड को बहुत अच्छा पकड़ेंगे और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को खत्म करते चल जाएंगे। बाजार एकाधिकार के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। मेनली आज के लेक्चर में हम लोगों ने केवल बाजार की स्थिति, बाजार की अवधारणाएं, चीजें क्या हैं, अगर आपसे पूछ ले तो वो हमने चीजें सारी आज वो पढ़ी है। बाकी मेन चैप्टर कंक्लूजन हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चा आज क्लास में नहीं है कृपया कल क्लास में बैठें, रिवीजन करें और आगे बढ़ें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।